हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है साइंस का। क्लास 10th का ये चैप्टर है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम, जैसे आपको नाम से पता लग रहा होगा, कि हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कार्बन का एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कार्बन होता क्या है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कितनी परसेंटेज इसकी है। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कार्बन के बॉन्ड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बॉन्ड बनाता है। तो बेसिकली कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कैसे डिफरेंस है। और उसके बाद हम ये जानेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड को कैसे बनाया जाए, मतलब कैसे बॉन्डिंग कराई जाए दो एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है ना, वो भी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो बेसिकली आप ये पढ़ेंगे जो मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आगे की तरफ। तो जैसे कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कार्बन का, कि कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कार्बन के क्या क्या यूजेस हैं। तो बेसिकली कार्बन का बहुत बड़ा यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। हम इसको हर रोज़ यूज़ करते हैं। बेसिकली जैसे कि हम नोटबुक के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं, पेंसिल्स के फॉर्म में इस्तेमाल करने, इवन हमारा जो डीएनए है, डीएनए भी किससे बना है, हमारा कार्बन से बना है, ठीक है ना। अब बेसिकली जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम कार्बन को पहचाने कैसे। बेसिकली अब जैसे आपने देखा होगा, जब आप पेपर को बर्न आउट करते हो, जब आप पेपर को बर्न करते हो तो बर्न करने के बाद आपको क्या मिलता है, आपको ऐश मिलता है। ऐश किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो जो ब्लैक कलर है वो ये सिग्निफाई करता है कि पेपर के अंदर क्या प्रेजेंट था, कार्बन कंटेंट प्रेजेंट था। इवन जब हमारी डेथ हो जाती है और हमें मतलब शमशान घाट में ले जाके जला दिया जाता है, तो उसके बाद जो हमारी राख बचती है, तो राख एक्चुअली होता क्या है, वो भी कार्बन कंपाउंड ही होता है वो, ठीक है ना। तो इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डे टू डे लाइफ में हर जगह कार्बन का यूज़ होता है। इवन आपको पता है कि व्हीकल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड्स निकलती हैं, उसमें भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बेसिकली कार्बन जो है ना, मतलब हमारे आसपास हर जगह प्रेजेंट है। अब जैसे पेंसिल की बात कर लेता हूँ, पेंसिल में क्या होता है, आपको पता है ग्रेफाइट होती है। और जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही कंपाउंड है, ठीक है ना। इसके अंदर भी कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। इवन जो आप पॉलीथीन्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, उसके अंदर भी क्या होते हैं, कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है ना। हर जगह प्रेजेंट तो है, बट एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि इसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है। कम इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा, शायद से आपकी बुक के फर्स्ट पेज में भी दिया हुआ है कि कार्बन जो प्रेजेंट है मिनरल्स की फॉर्म में। देखो मिनरल्स कहाँ मिलते हैं, हमें क्रस्ट में मिलते हैं। तो बेसिकली जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर कार्बन की परसेंटेज 0.02% है, ठीक है ना। क्रस्ट में कितनी परसेंटेज है कार्बन की, 0.02%, जो कि मिनरल्स के फॉर्म में है। और बेसिकली जो एयर, मतलब जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन का कॉम्पोजिशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। बेसिकली जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ज़्यादातर गैस मिलती है हमें, कौन सी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो इसका जो कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन का, वो कितना है, 0.03%। अब आपको पता होगा मिनरल्स क्या होते हैं, कार्बन के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, ये सारे मिनरल्स होते हैं। तो बेसिकली मिनरल्स की फॉर्म में कार्बन की परसेंटेज 0.02% है, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, वह 0.03%। तो अब ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन कार्बन के बारे में, कि कार्बन कितनी कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ हम इसको देखते हैं। इवन जो हम फूड खाते हैं, ठीक है ना, जो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर भी क्या होते हैं, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और साथ साथ आपको पता है कि हमारी बॉडी जो एनर्जी बनाती है वो ग्लूकोज से बनाती है, ठीक है ना। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तब एनर्जी डेवलप होती है। तो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब के अंदर भी क्या होता है, कार्बन ही होता है। तो इवन जो हम खाते हैं वो भी कार्बन ही होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं बेसिकली, अब हम आगे मूव ऑन करते हैं और हम पढ़ते हैं कि कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है, मतलब क्या बॉन्ड कंसेप्ट है उसका। तो आइए हम जानते हैं बॉन्डिंग कंसेप्ट क्या है कार्बन का। कार्बन के बॉन्डिंग कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हम कार्बन की वैलेंसी के बारे में जान लेते हैं। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। और आपको पता है कि अगर मैं इसको KLMN शेल में बांटूं तो पहले में जाएगा 2, क्योंकि पहले शेल को ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है, उसके बाद को ऑक्टेट कंप्लीट करने होते हैं, तो बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट जाएंगे।
तो हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर कि वैलेंसी जो होती है वो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अब जैसे कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है, ठीक है ना। 4 क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है, और 4 क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। देखो जब ये 4 लूज़ कर लेगा तो के शेल में सिर्फ 2 बचेंगे, और एल एम एन के अंदर क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे, 0 0 बचेंगे। और अगर ये गेन कर लेता है तो गेन करने के बाद इसके पास 2 आएगा और एल के पास क्या बन जाएगा, 8 आएगा। तो दोनों कंडीशंस में क्या हो सकता है, ये सेटिस्फाई हो सकता है। बट एक प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हम इस चीज़ को ज़रा डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जी, देखो मैंने आपको बताया वैलेंसी होती है 4, अब 4 ये ले भी सकता है, 4 ये दे भी सकता है। तो ये जो 4 ले रहा है, 4 दे रहा है ना, इन्हीं की वजह से क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वही क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं की वजह से बॉन्ड क्रिएट होता है। अब ये क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया ना, 4 ले सकता है ना 4 दे सकता है। अब ये क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं दे सकता, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन है, और इसका मतलब क्या है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब आपको पता है ये जो कार्बन होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट मतलब जो इनर मोस्ट शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसके बाद जो बाहर वाला शेल होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 4, इस तरह से कुछ। अब आपको पता है बीच में क्या होता है, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है 6 प्रोटॉन जो होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं अपने पास, ठीक है ना, काउंटर बैलेंस करके रखते हैं। तो बेसिकली 6 प्रोटॉन क्या करते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलरली 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करते हैं। एक तरह से देखा जाए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिस वजह से ये दोनों काउंटर बैलेंस हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि हमने कह दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन हमने लूज़ करवा दिया। अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करवा देंगे तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और आपको पता है कि प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा, प्रोटॉन की कभी काउंटिंग चेंज ही नहीं होती। जब प्रोटॉन की काउंटिंग कभी चेंज ही नहीं होगी तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 प्रोटॉन हो जाएंगे कार्बन के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एज यूजुअल आपको पता है कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो ऑब्वियसली जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है और नेगेटिव चार्ज कम हो गया है तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ जाने लगेंगे, सारे के सारे वो न्यूक्लियस के अंदर गिरने लग जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरना शुरू हो जाएंगे तो एटम तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन तो ले ही नहीं सकता, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता तो क्या पता 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो गेन वाले कंसेप्ट को भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अगेन 6 प्रोटॉन है इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसने गेन कर लिए 4 इलेक्ट्रॉन। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। और यहाँ पे प्रोटॉन की काउंटिंग अभी भी सेम की सेम रहेगी। अब यहाँ पे अगेन देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इसके पास 6 प्रोटॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया। डिसबैलेंस क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 10 नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है कि ऑब्वियसली कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जितने भी प्रोटॉन होंगे, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा चला जाएगा। इसका मतलब ये है जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कहाँ लग जाएगा, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएगा, कहाँ, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा वो। जब न्यूक्लियस से प्रोटॉन बाहर निकलने लग जाएगा तो इसका मतलब है कि एटम डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन रहता है और न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि इससे एटम डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस वजह से ये ना 4 ले सकता है और ना 4 दे सकता है, जिस वजह से ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अब आपको बता दूं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आपको बता दूं आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में बेसिकली जो आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा, जब मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन ले या कोई इलेक्ट्रॉन दे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11। इसको अगर KLMN में भरूँ तो 2LMN मतलब 281, यही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। लास्ट वाले शेल के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 11 प्रोटॉन है और फिर 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो ये काउंटर बैलेंस तब भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर ज़्यादा चेंज आने लग जाए, जैसे कि अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन हो जाए या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ज़्यादा चेंज आ जाता है। ज़्यादा चेंज
एटम जो है वो एब्जॉर्ब मतलब संभाल नहीं पाता ज़्यादा चेंज। तो यहाँ पे देखो 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, लूज़ कर दिया। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। तो जिस वजह से होगा क्या कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब ये है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है। जब कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्टिंग की वजह से और डोनेशन की वजह से जो एटम्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ Cl है, Cl की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 287। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स इसके पास 7 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 17 प्रोटॉन है और 17 ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका मतलब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया था, वो एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्लोरीन, जिस वजह से इनके बीच में आप बॉन्ड बनता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में नॉन मेटल एंड मेटल के अंदर कि इसके पास पॉजिटिव हो गया, इसके पास नेगेटिव हो गया। इसके पास नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और इसके पास पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया सोडियम का, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कार्बन बना नहीं सकता, क्योंकि ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ना वो एक्सेप्ट कर रहा है ना वो लूज कर रहा है, इसका मतलब कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन तो CO2 में भी एग्जिस्ट करता, तो यहाँ भी बॉन्ड बन रहा होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। आपको पता है कि मीथेन जो होता है CH4 होता है, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है ना। तो फिर ये बॉन्ड बनते कैसे और उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है अगर आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा। तो उसी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ आपको कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो अब हम आ जाते हैं दोबारा कार्बन के ऊपर ही। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 KLMN। तो हमने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया। तो मैंने बताया कि आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ना ये इलेक्ट्रॉन 4 दे सकता है ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो अब करेगा क्या। अब आपको पता है कि जब हम कोई चीज़ खरीद नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में कहते हैं कि चलो शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई 1000 रुपीज़ की चीज़ खरीदनी है, ठीक है ना, 1000 रुपीज़ की मुझे को मॉनिटर खरीदना है, कंप्यूटर मॉनिटर। तो बस फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास पैसे सिर्फ 500 रुपीज़ ही हैं, तो आप अपने फ्रेंड को कहते हो कि आप मुझे 500 रुपीज़ बोरो दे दो, मतलब मुझे दे दो, थोड़ी देर उधार दे दो और मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा। तो हुआ क्या कि यहाँ से आपने क्या करा है कि उससे 500 रुपीज़ लिए, तो उसका आपने शेयर ले लिया 500 रुपीज़ का। तो उसके बाद आपने वो मॉनिटर परचेज कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम यही सिस्टम हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता ना ले सकता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब देखो मैं इसको ना इस तरह से समझाता हूँ आपको कि जैसे मान के चलो कि मीथेन वाला केस लेते हैं CH4। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना, कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना। और अगेन जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उनको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ 4 हाइड्रोजन्स को, ठीक है ना। अब इन 4 हाइड्रोजन्स को मैंने अटैच कर दिया, तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसकी शेयरिंग कर देते। देखो क्या करेगा हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन का, ये हाइड्रोजन भी यही करेगा, साथ ही साथ ये वाला भी और ये वाला भी। हाइड्रोजन ने क्या करा कि कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन थे वो अपने पास ले लिए, शेयर ले लिया उससे, मतलब कहा कि आप मेरे को थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। फिर कार्बन ने कहा कि जब तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को उधार पे ले रहे हो तो मैं भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स को उधार पे ले सकता हूँ। तो कार्बन ने कहा कि तुम चारों भी मुझे अपना इलेक्ट्रॉन क्या दो, उधार पे दो। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं हम शेयर कर लेते। तो हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करा और कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करा। अब देखो शेयरिंग की वजह से क्या होगा कि कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और हाइड्रोजन के पास भी
2 इलेक्ट्रॉन्स आगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सर्कल है ये कार्बन का सर्कल है, कार्बन के सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो उसके पास कार्बन के भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो के में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो उसका के का जो शेल है वो 2 हो जाएगा और उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें ये पता लग गया है यहाँ से कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई होप आपको पता लग गया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जनरेट होता है। तो कोई पूछे कि बॉन्डिंग कंसेप्ट क्या होता है कार्बन में, तो हम कहेंगे कि कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आगे पढ़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेते हैं आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। देखो मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड बना के दिखाया था, ये कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। अब मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली जो ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो ये लिथियम है, ठीक है। और यहाँ पे जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, फ्लोरीन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, फ्लोरीन के पास, और 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, लिथियम के पास। तो यहाँ पे लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया, देखो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे दे दिया है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, यहाँ पे देख रहे हो ना आप ये। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। अब मैं आपको इनके बीच का डिफरेंस बताने वाला हूँ, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली पहला डिफरेंस हम बात करते हैं बीपी। बीपी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक बॉन्ड्स का वो क्या होता है, हाई होता है, और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स का हाई होता है। और बेसिकली जो आयनिक बॉन्ड होते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब समझ लो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी को नहीं पता कि बीपी और एमपी क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि ए बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर का वो एक डिग्री होती है, वो सेल्सियस होता है जिस पॉइंट पे कोई भी चीज़ जो होती है अपनी स्टेट को चेंज करती है। बेसिकली जब वो कह लो आपकी लिक्विड से वेपर फेज में आती है, जब कोई भी चीज़ लिक्विड से वेपर फेज में आती है तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और कोई भी चीज़ अगर सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रही है तो उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि देखो जब वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होता है, जब वो सॉलिड से लिक्विड आ रहा होता है, तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ मूव कर रहा होता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और जब कोई भी अपनी जैसे बॉइलिंग पॉइंट में जब क्या होता है कि वो लिक्विड से गैस स्टेट में आ रहा है, तो जिस टेम्परेचर पे अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है वो लिक्विड से गैस की तरफ, उस पॉइंट को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कार्बन एंड कंपाउंड की बात करूं तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वीक होता है, ठीक है ना। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इसका, वीक ही होता है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और इस एक और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का, और ये जो है ना वीक बॉन्ड, ये जो होता है आयनिक बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, और ये होते हैं वीक बॉन्ड्स, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, ठीक है ना, कंपाउंड्स को कैसे बनाया जाए। तो इसको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H2 लेता हूँ। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन तो बनाता ही बनाता है, साथ में जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो भी बनाते हैं। आई रिपीट, कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ साथ नॉन मेटल्स भी बनाते हैं, ठीक है ना। और मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, मेटल्स आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है नॉन मेटल्स एंड कार्बन्स। तो जैसे कि हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हो कि आप H2 का मतलब क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो उसको मैं K LMN में भरता हूँ, तो K के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि आपके पास 2 K शेल्स हैं, एक पहले वाले हाइड्रोजन का, एक दूसरे वाले हाइड्रोजन का K शेल है। अब देखो इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इससे क्या होगा कि अब ये अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास K के अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं,
और इसके पास तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग करने का सबसे पहला फंडा ये है कि आपको इसकी पहले वैलेंसी पता होनी चाहिए। अगर आपको एलिमेंट की वैलेंसी पता है तो आप आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो। अगर आपको वैलेंसी नहीं पता तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से दिखाता हूँ, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखाता हूँ। अब देखो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर लेगा ऐसे, तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और इसका क्या होगा, ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके इन्होंने क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इससे हमें ये पता लगा कि कार्बन जो मतलब बेसिकली जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो सिंगल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लेते हैं। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है। अगर मैं इसको KLMN में भरूँ तो उसका 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो बेसिकली आउटर मोस्ट शेल को हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट शेल क्या है इसके अंदर, L है। ध्यान रखना आप जब भी बनाओ तो आउटर मोस्ट शेल को ही देखो। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑब्वियसली कि दोनों ऑक्सीजन के पास ही आउटर मोस्ट में 6 होंगे। अब इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं और यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लिख देते हैं। हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पे आएंगे। ध्यान रखना जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे तो हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे लिखना। और एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से दिखाते हैं। तो इसको इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो क्या करेगा, ये 7 वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा। तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो इसके यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है डबल बॉन्ड। तो इससे मुझे ये पता लगा कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बेसिकली डबल बॉन्ड भी बनता है। आई रिपीट, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड भी बनता है और डबल बॉन्ड भी बनता है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन गैस का, N2 गैस जो जिसे कहते हैं हम। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर उसमें KLMN में भरूँ तो क्या होगा, 2 और 5। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अगेन इसको कंप्लीट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो ऑब्वियसली कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने पड़ेंगे, शेयर करवाने पड़ेंगे। तो पहले मैं एक नाइट्रोजन को मैं डॉट से डिपिक्ट कर देता हूं और दूसरा जो नाइट्रोजन है उसको मैं क्रॉस से दिखाता हूं। तो बेसिकली ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगेन ये वाला नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बॉन्ड देखो, बॉन्ड कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। इससे हमें ये पता लगता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में भी एग्जिस्ट करता है, वो डबल बॉन्ड भी बनाता है और वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो इससे हमें पता लग गया कि कार्बन जो है 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता, मतलब 3 बॉन्ड्स में पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने आपको सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल भी दिखा दिया है, डबल बॉन्ड का एग्जांपल भी दिखा दिया और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी दिखा दिया। तो मैं आपको दोबारा 2-3 चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से पहले आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए या फिर उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता है तो वेरी गुड है। तो अगर वैलेंसी पता है तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है आपको वो भी पता होंगे। आपको क्या करना है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को उस एलिमेंट के नाम के साथ में अरेंज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करा, जैसे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करा उसके नाम के साथ में। फिर उसका क्या करना है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उतने इलेक्ट्रॉन्स कोई साथ वाले ऐसे एलिमेंट को लिया हो उसके साथ में जिसको भी उतने ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो या उसके आसपास। तो उससे क्या होगा कि वो अपना कोवेलेंट बॉन्ड मतलब अपने ऑक्टेट को या फिर ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर सकता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और कोई भी अगर आपको डाउट हो वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो इसके बाद में इसके 2 पार्ट्स और लेके आऊँगा। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊँगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ही जो मैंने आपको बताया।
और उसके बाद फिर मैं आपको जो तीसरी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।